नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विद अभिषेक में। तैयारी की श्रृंखला में करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट प्रगति समीक्षा 2023 पर। इसको करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग सेपरेट एक टॉपिक के रूप में कवर करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज पर रिपोर्ट है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर। गरीबी तो हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन बहुआयामी गरीबी क्या होती है? क्यों इसको नाम दिया जा रहा है बहुआयामी गरीबी? गरीबी बेसिकली क्या होती है? देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा हूं इस MPI पर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर, जो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये यद्यपि वीडियोस मैंने बताया है कि आपको ROARO को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन यह टॉपिक जो हमारी आगामी सितंबर में एग्जाम होने वाला है UPPCS का मेंस का, तो उसमें भी यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण चीज को कवर करेगा, क्योंकि वहां पर मेंस में जो लिखने वाली बातें होंगी मैं उसको भी कुछ डिटेल में बताना चाहूंगा, ताकि अगर कोई वह प्रतियोगी देखता है जो मेंस देने जा रहा है उसको भी लाभ मिले। तो हम लोग बात करेंगे गरीबी। गरीबी क्या होती है? गरीबी बेसिकली वंचना है, किसी भी चीज से डिप्राइवेशन है। अगर हम कहीं तक हमारी किन्हीं बेसिक चीजों तक अगर हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, उनसे वंचित रहते हैं, तो उसको हम गरीबी कहते हैं। तो इसी पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। अब बात होती है कि बहुआयामी क्या है? बहुआयामी का मतलब हुआ कि गरीबी को हम सिर्फ आर्थिक उसमें नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इनकम है इसके आधार पर ही, मतलब हम एक निश्चित लिमिट में हमको पैसा मिल रहा है तो हम गरीब नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और भी डायमेंशंस हैं जिनको कि हम देखेंगे कि वह भी हमको जीवन जीने के लिए हमारे पास होने चाहिए। तो जो इसके आंकड़े हैं, देखिए अभी जो आंकड़े दिए गए हैं गरीबी पर, वह आंकड़े अभी करंट अफेयर्स के रूप में हैं, लेकिन यह आंकड़े 6 महीने बाद, साल बाद, 8 महीने बाद यह आंकड़े अर्थशास्त्र के प्रश्न के रूप में बदल जाएंगे। यह जो भी, देखिए गरीबी आजादी के बाद से ही गरीबी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है कि गरीबी को कैसे कम किया जाए। राजनीतिक गलियारों में आप देखते होंगे, कहीं पर भी, चाहे संसद में, विधानसभाओं में, चर्चा के दौरान क्या है, गांव गरीब, इन सब की बात होती है ना। तो गरीबी एक बड़ा विवादित भी टॉपिक रहा है, महत्वपूर्ण भी रहा है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्व रहा है। विवादित अपना राजनीति में रहते होंगे, लेकिन हमको उसके सिर्फ महत्व पर ही ध्यान देना है, ना कि विवादों पर। तो आइए देखते हैं, इसमें एक एक बिंदु, एक एक डेटा आपको याद रखना होगा। मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि एक एक डेटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, पिछले अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा ना होता तो मैं सिर्फ कोई एक आंकड़ा अगर पूछने की स्थिति होती तो सिर्फ एक क्वेश्चन के रूप में आपको देता। तो इसमें जो पहली बात है वो ये है कि 2015 से 2016 में गरीबी कितनी थी? 24.85%। नीति आयोग कहता है कि बहुआयामी गरीबी से 14.96% हो गई है। इसमें कितनी गिरावट आई है? 9.89% की गिरावट आई है बहुआयामी गरीबी में। अभी हम लोग बात करेंगे कि बहुआयामी गरीबी क्या है। तो इतनी गिरावट आई है, कितनी हो गई है? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 15-16 में
24.85% लोग गरीब थे। 19 से 21 के दौरान जो सर्वे हुआ है, ये जो आंकड़ा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े से लिया गया है। तो कितना हो गया है, अब देश में गरीबों का प्रतिशत कितना बचा है, 14.96%। इस आंकड़े को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवधि में, मतलब 2015-16 से 19 से 21 के बीच में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। कितने लोग, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, प्रतिशत तो 9.89% लोग बाहर हुए हैं। लोगों की संख्या देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रतिशत पर भी प्रश्न पूछता है, संख्या पर भी प्रश्न पूछता है। दोनों तरीके से आप तैयार रहिए। कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 13.5 मतलब 13.5 करोड़ लोग देश में इस अवधि में गरीबी से बाहर निकले हैं। इन एक डाटा नंबर 1, नंबर 2, ये सबसे पिछला आपको याद रखना है, इसलिए कि कितने प्रतिशत मान लीजिए पूछ दे। अब आपको ये याद है लेकिन पिछला याद नहीं, मान लीजिए पूछ लिया कि कितने प्रतिशत कम हुआ, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है आपको ये याद हो, ये याद है आपने घटा दिया इतना आ जाएगा, है ना। दूसरा कि कितने लोग बाहर हुए बहुआयामी गरीबी से, तो कितने हुए, 13.5 करोड़ लोग देश में गरीबी से इस अवधि में बाहर हुए हैं। अब बात आती है कि गरीबी, हमने बता दिया वंचना है। गरीबी के भी 2 प्रकार हैं। प्रकार क्या है, देखिए शुरुआत में जब गरीबी को ये कहा गया कि गरीबी क्या है, तो उसमें ज्यादातर जो बात हुई, यूएनडीपी एक है, यूनाइटेड नेशंस सभी लोग जानते हैं, उसका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक संस्था है। तो उसने कहा कि गरीबी को उसने 2 उसमें बांट करके देखा। कहा कि गरीबी जो है वो 2 तरीके की होती है। नंबर 1 है आय गरीबी। देखिए बोर्ड ना डिजिटल है ना आपको सुविधाएं हैं, परेशानियां होंगी, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आज डिजिटल युग है हमारे सामने, हमको बहुत ज्यादा आदत हो गई है चीजें पकी पकाई मिलने की, तो थोड़ा पकाना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आय गरीबी, यूएनडीपी कहता है आय गरीबी है। आय गरीबी क्या है, आय गरीबी में वो कहता है कि कुछ लोग या लोगों का समूह, मतलब एक परिवार मान लीजिए, यदि अपनी बेसिक नीड्स को, जो उसकी रोटी कपड़ा मकान, इन तक अगर वो पहुंच कर लेता है, इनकी सीधी सादी उसकी पहुंच हो जाती है, मतलब जीवन निर्वाह की वस्तुएं उसको उपलब्ध हैं, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। और अगर नहीं उपलब्ध है, उनसे वंचित है, तो वह गरीब है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि ये कैसे दूर होगा, वह इनकम से दूर होगा। गरीबी एक निश्चित, मान लीजिए हमको कुछ एक ऑप्टिमम इनकम, मान लीजिए 2000 रुपए रोटी कपड़ा मकान के लिए हमको चाहिए, तो उतना आज की डेट की बात कर रहा हूं, पुराने आंकड़ों पर भी चर्चा होगी। तो हम क्या होंगे कि हम रोटी कपड़ा मकान हमने पा लिया और हम गरीबी से वंचित हो गए। एक बात ये। दूसरा वो कहता है, यूएनडीपी कहता है, दूसरी होती है मानव गरीबी। देखिए आरओ एआरओ प्रीलिम्स में यह टॉपिक उतना भले ही ना आपको महत्वपूर्ण लगे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आरओ एआरओ देने वाले लड़के वही हैं जो ज्यादातर पीसीएस देते हैं या देने की तैयारी में। तो चीजों को डिटेल में समझना जरूरी है। मानव गरीबी, यूएनडीपी कहता है मानव गरीबी क्या है। अब मानव गरीबी को वो कहता है कि यह सिर्फ जीवन निर्वाह की वस्तुओं को पा लेना ही गरीबी से वंचना नहीं है। वो कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है कि हमारा जीवन स्तर कैसा है,
व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है कि नहीं। यदि रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, लेकिन क्या एजुकेशन मिल रही है? अगर अच्छी एजुकेशन से वंचित है, कम से कम मिनिमम एजुकेशन उसको मिले। क्या उसको हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है? अस्पताल तक पहुंच है, दवा उसको मिल सकती है? गंभीर असाध्य रोगों से ग्रसित होकर के अगर मर जा रहा है तो क्या वह गरीब नहीं है? तो वह भी गरीब है। क्या व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो पा रहा है? क्या वो ऐसी परिस्थितियों में रहने को मजबूर है जहां पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है? तो इस चीज को, इन सब चीजों को जो हम मापते हैं तो उसको वो यूएनडीपी कहता है मानव गरीबी है। अगर इनसे हम वंचित है, मान लीजिए आप कच्चे मकान में रह रहे हैं, कीचड़ में रह रहे हैं, वहां पर क्या है, गंदगी से जल जनित बीमारियां होंगी। तो इन सब चीजों से यदि व्यक्ति ग्रसित है तो कहते हैं पैसे, भले ही आपके पास पेट भरा हुआ है लेकिन आप इनसे वंचित हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जीवन स्तर अच्छा नहीं है, तो आप गरीब हैं। तो वह मानव गरीबी है। तो बहुआयामी गरीबी जो है वह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसकी बात करता है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहां से आया? मानव गरीबी से आया। अब इसमें हमने लिखा हुआ है आपके लिए कि बहुआयामी गरीबी के आयाम क्या है, मतलब किन चीजों से 13.5 करोड़ लोग ऊपर उठ गए हैं, कौन सी उनको सुविधाएं मिल गई। तो ये जो बात करता है, ये कहता है शिक्षा। देखिए इसके 3 आयाम हैं, 3 आयामों में भी इसके कुछ सब डायमेंशंस हैं जो 12 हैं, 12 पैरामीटर्स पर ये देखता है। शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा जीवन स्तर, मींस लिविंग स्टैंडर्ड। आप लोग इसको लिख लीजिए। मान लीजिए वो कथन करके पूछ लेता है, बहुआयामी गरीबी को नहीं पूछता है, आंकड़े नहीं पूछता है, आयाम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी के आयाम में से कौन एक शामिल नहीं है। मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, और एक कोई और दे दिया, स्वच्छ वातावरण। तो इसको भी आप लिख लीजिए कि 3 इसके आयाम हैं गरीबी के मापन के, जिसके आधार पर, और इसके 12 सब पैरामीटर्स हैं। जैसे एजुकेशन, उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे एजुकेशन में एयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस, इसी तरीके से स्वास्थ्य में जो है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। जीवन स्तर में जितने मुझको याद आते हैं, एक तो जो है वो हाउसिंग है, आपके पास रहने के लिए घर क्या है, और कुकिंग फ्यूल, भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का आप प्रयोग करते हैं, असेट, आपके पास क्या क्या चीजें संपत्ति के रूप में क्या क्या चीजें हैं, ये हो गया। और छोड़िए आगे बढ़ चलते हैं, कुछ है इसमें पैरामीटर्स आप लोग देखिएगा। तो यह चीज हो गई। इसके अलावा गरीबी के 2 और भी प्रकार हैं। कौन से हैं? जब हम गरीबी को नापते हैं, उसका जब मापन करते हैं तो उसमें 2 प्रकार निकल करके आते हैं। एक आता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये यहां पर करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जो बातें मैं बता रहा हूं उनको आप नोट करेंगे। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं करते हैं। यहां पर क्या होता है कि हमारे पास इसमें गरीबी को नापने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल तक व्यक्ति की इनकम को तक उसकी पहुंच को बना देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन बना देते हैं कि यदि आप यहां पर हैं और उठ करके यहां पहुंच गए तो आप गरीब नहीं हैं, गरीबी से आप बाहर निकल गए।
इस लाइन के नीचे अगर हैं तो वह गरीब हैं। तो इसको जो नीचे हैं उनको हम क्या कहते हैं? भारत में आप देखते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, क्या कहते हैं कि बीपीएल है। बीपीएल का क्या मतलब है? बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब एक हमने लाइन खींच दी कि मान लीजिए 2000 रुपए की, जैसे मैंने बात की कि 2000 रुपए यदि आपकी इनकम है तो आप गरीब नहीं है। तो 2000 रुपए क्या हुआ? वो लाइन है, वो पॉवर्टी की एक लाइन है कि 2000 रुपए। अब इसमें मैं बात नहीं कर रहा कि अंबानी कितना कमा रहे हैं, अडानी कितना कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। आप 2000 रुपए पा रहे हैं, आप गरीब नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर जा रहे हैं तो एपीएल हो जा रहे हैं, गरीब नहीं है, नीचे बीपीएल। तो ये क्या है? निरपेक्ष गरीबी के मापन का तरीका है। इसको जो निरपेक्ष गरीबी के भारत में ये बात ज्यादा प्रेवलेंट रहा है, आज भी यही चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय कहां है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है? जीएस का प्रश्न है, कई बार पूछा गया। रोम, इटली में है। देखिए मैं गरीबी पर बात कर रहा हूं, अन्य चीजों को जोड़ रहा हूं। तो इसके पहले महानिदेशक थे आर वायड। इंग्लिश में कुछ लिख देता हूं, इतना सब लोग जानते हैं, आर वायड। इन्होंने निरपेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट दिया था। नोट कर लिया? नेक्स्ट जो गरीबी का टाइप है वह है सापेक्ष। सापेक्ष गरीबी। देखिए गरीबी पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न कहां पर आते हैं? हमको देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के वाले पोर्शन में, अर्थशास्त्र में। तो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। सापेक्ष गरीबी, इसमें क्या करते हैं हम? सापेक्ष गरीबी में हम गरीब जो निचले स्तर पर है वहां 5 से 10% लोगों को ले लेते हैं और जो ऊपर के अमीर लोग हैं उनमें से 5 से 10% लोग ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इनमें एक संबंध देखते हैं, किसमें? उनकी इनकम में। तो वो कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं, तो उनके बीच के अंतर को जब हम मापते हैं तो उससे जो हम गरीबी को परिभाषित करते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, तो वह सापेक्ष गरीबी कहलाती है। देखिए सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए 2 तरीके हैं और ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए एक अर्थशास्त्री थे मैक्स ओ लॉरेंज, नाम से लोग समझ गए होंगे, जो जानने वाले हैं मैक्स ओ लॉरेंज। लॉरेंज कर्व पूछा जाता है ना, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र कई बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है? लॉरेंज वक्र गरीबी के मापन से संबंधित है। किस प्रकार की गरीबी मापता है? सापेक्ष गरीबी। इतना अभी तक डिटेल में जाकर के आयोग ने कभी नहीं पूछा है कि सापेक्ष गरीबी मापता है या निरपेक्ष गरीबी मापता है। तो आप एक स्टेप आगे भी जान लीजिए कि सापेक्ष गरीबी मापता है। एक और है, एक थे कोरेडो गिनी। देखिए छोटा है और जूम करके देख लेना, कोरेडो गिनी, यह भी लोग जान रहे होंगे। कोरेडो गिनी ये भी जो है गरीबी के मापन के लिए इन्होंने गिनी गुणांक दिया। इन्होंने जो गुणांक दिया गरीबी का, उसको उन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक।
गिनी गुणांक भी आप देखिए आरओ में, एपीएस में, पीसीएस में, जितने भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक से खूब प्रश्न आते हैं। यह भी सापेक्ष गरीबी का मापन करता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। तो ये गरीबी के प्रकार हैं। अच्छा, इसके अलावा गरीबी के प्रकार के अलावा देश में आजादी के बाद से ही गरीबी के मापन पर चर्चा हुई कि गरीबी को कितने लोग गरीब हैं। सबसे पहले 1977 जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उस समय इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं उनको याद नहीं होती है कि किस ईयर में थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। उस नारा के बाद 77 में 1977 में उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित किया, एक विशेष दल बनाया और उससे कहा कि आप गरीबी के बारे में मापिए, देखिए कि लगभग में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी कितने लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उपभोग पर ही उस समय पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो उस दल ने कोई विशेष काम नहीं किया, उसने एक हमारा आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसके 1958 के आंकड़े थे और वह आंकड़े जो थे वह पोषण पर थे, पोषण और उसकी आवश्यकता पर। तो उन आंकड़ों में ये बताया गया था, याद आ जाएगा जैसे ही इसको देखिए। आप लोगों को क्या होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं फैक्ट पता है क्योंकि वो पीछे के प्रश्नों को देखा, डिटेल नहीं पता होगा। तो क्या था वहां पर उस आईसीएमआर ने क्या बताया था, लगभग में मैं बता रहा हूं, उसने कहा था कि 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए। इतने अगर पोषण मिल रहा है, इतना पोषण व्यक्ति को मिल रहा है तो वह गरीब नहीं है। इसमें 2435 था और इसमें 2095 था, जिनको कि मिलाकर के लगभग में कर दिया गया था 2400-2100 किलो कैलोरी। तो इतना अगर किलो कैलोरी मिल रहा है तो व्यक्ति गरीब नहीं है। जल्दी में नेक्स्ट बताते हैं। इसके बाद 1989 में डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला, इनकी अध्यक्षता में योजना आयोग ने, तत्कालीन योजना आयोग, आज का नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। उसका नाम बदल करके उसके स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया। नीति आयोग कब बना, प्रश्न आ सकता है, 1 जनवरी 2015 को। तो तत्कालीन योजना आयोग ने 1989 में डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उसने गरीबी के बारे में जो दिया था उसके डिटेल में हम लोग, गरीबी पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक, आप लोग परिचित हो जाएं इससे। इस जो रिपोर्ट आई है उसको एक रिपोर्ट न मान करके अर्थशास्त्र में वह क्या है, क्यों पूछा गया है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस डिटेल में थोड़ा सा इसका डिटेल आपको दे रहा हूं। तो डीटी लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसने बताया कि गरीब कितने प्रतिशत लोग हैं। एक और फिर उसके बाद जो है तेंदुलकर समिति का नाम सुना होगा। गरीबी के मापन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तेंदुलकर समिति। ये सचिन तेंदुलकर नहीं है।
तेंदुलकर समिति। 2009 में इसने अपनी नवंबर 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसने कहा था कि भारत में जो है उस समय बताया था 2004-5 के आंकड़ों के हिसाब से कि 37.2% लोग गरीब हैं। किसके आंकड़ों से? 2004-5 से। आपको ये आंकड़े अगर मैं ऐसे बता दे रहा हूं तो आपको भी इसी तरीके से याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ आंकड़ों को देख करके लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, कैसे याद होगा। अगर मुझे भी याद है तो उसका सिर्फ और मात्र एक कारण है, बार बार रिवीजन। लंबे समय तक जब आप रिवीजन करेंगे तो आप न सिर्फ याद होंगे बल्कि उनके महत्व को भी समझेंगे। तो इसने कहा कि इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं। अब यहां पर मैं जो प्रश्न बता रहा हूं, जो उत्तर बता रहा हूं, जो बातें, वह जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यह एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, साथ में जीएस का है। जीएस पर ज्यादा जोर है इसमें, क्योंकि ये आंकड़े तो अभी आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था? फिर उसके बाद 2012 में एक समिति गठित की योजना आयोग ने, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह भी खूब पूछा जाएगा आपसे रंगराजन समिति के बारे में। 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 2014 में इसने बताया था देश में उस समय पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब बताए थे। लगभग में शायद 27.5%, 27.5% इतने लोग बताए थे कि ये गरीब हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक गरीबी में, देखिए ये 9 में आंकड़े आए और ये, क्योंकि जो तेंदुलकर समिति ने आंकड़े बताए थे वह किस पर आधारित थे? वह ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, स्वच्छ पर्यावरण, महिलाओं की दशा, मतलब लाभ तक उनकी पहुंच, इन पर आधारित थे, वो 6 आयाम पर। तो इसलिए इसमें और इसमें अंतर है। देखिए मापन के तरीके में आप देखेंगे कि गरीबी के मापन की जो रिपोर्ट आती है उनमें अलग अलग आंकड़े आएंगे। तो उसका कारण यही होता है कि आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि किन पैरामीटर्स पर नापा गया है। अब जैसे मैं बात करूं कि क्या यह जो आंकड़े हैं, अब हम करंट के पर्सपेक्टिव में, अब जो अगर हम बात करें कि क्या ये जो आंकड़े हैं ये सही हैं, जो ये आंकड़े बता रहे हैं हमको कि इतने प्रतिशत लोग या इतने करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए, तो क्या ये, इसको लिख देते हैं जीवन स्तर, यह सही है आंकड़े? तो हमने बताया आपको कि आपको ये देखना होगा किन आयामों पर उसको मापा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम इनकम के परिप्रेक्ष्य में मापते तो हो सकता है आंकड़े कुछ अलग आते, लेकिन हम किस पर माप रहे हैं? इनकम पर नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर। एक चीज है, अभी मैं एक दिन सदन में बैठा हुआ था, मैं पूछ रहा हूं, बात कर रहा हूं कि क्या यह आंकड़े सही हैं या गलत हैं। तो विधानसभा में, मतलब सत्र के दौरान, पिछले सत्र के दौरान मैं सदन में बैठा हुआ था, तो उस समय माननीय सदस्य बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने तो कहा था कि सरकारें न उतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष बताता है, और सरकारें न उतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष कहता है। तो उन माननीय सदस्य की वो बात मुझे यहाँ पर याद आ गई कि ये आंकड़े देखिए, हो सकता है उतने सही ना हो जितने बताए जा रहे हैं, लेकिन उतने गलत भी नहीं होंगे जितना कोई आलोचना इनकी करने लग जाए। तो हमको क्या है, एक विद्यार्थी के रूप में न कमी बतानी है
और मतलब आलोचना का मतलब है हम राजनीतिक ढंग से आलोचक नहीं बनेंगे। तो हमको ये समझना है कि किन पैरामीटर्स पर क्या ये बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैं बता रहा था कि एक चीज देखिए, समीक्षा अधिकारी पद के बारे में बताया। मैंने बताया कि मैं सदन में बैठा हूं, क्या आप ये उम्मीद सोच सकते हैं कि कोई भी पद, चाहे वो किसी भी सेवा का हो, देखिए मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में जब आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे तब आप देखेंगे कि अधिकार के साथ अपनी कलम डायरी लेकर के समीक्षा अधिकारी जाता है या माननीय सदस्य जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण यह पद है कि विधानसभा में, विधान परिषद के अंदर आप आराम से इत्मीनान से बैठ करके सदन में पूरी विधानसभा की कार्यवाही को माननीय सदस्यों के साथ सुनते हैं। उस समय हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सिर्फ नोट करने का काम होता है अपने विभाग से संबंधित यदि कोई प्रश्न या सूचना होती है। तो बात कर रहे थे कि किन आयामों पर मापते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। क्या इसमें इतनी कमी आ सकती है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए? आ सकती है इन आयामों पर। विगत में सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, कौन सी योजना? देखिए जैसे हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की, जीवन स्तर की, तो उज्ज्वला योजना किसको नहीं पता है? आपको यह भी पता होना चाहिए इसका शुभारंभ कब किया गया, कहां से किया गया था? 1 मई 2016 को बलिया से। अब जो भी आगे आएंगी उनको आप खोजेंगे कि वह कहां से। क्या है उज्ज्वला योजना? रसोई गैस उपलब्ध कराने का, गरीबों को मुफ्त कनेक्शन और कुछ साल में सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना। हम क्या बात कर रहे थे, कौन से पैरामीटर्स में? कुकिंग फ्यूल, ईंधन का। जीवन स्तर पर जब बात आ रही थी कुकिंग फ्यूल, तो ये उपलब्ध कराया सरकार ने। क्या अगर जब कुकिंग फ्यूल हमारा चेंज हो गया तो जीवन स्तर बढ़ा, गरीब बाहर आए? तो आंकड़े गलत नहीं होंगे, पैरामीटर्स को देखना होगा। इसके अलावा सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना क्या है? गरीबों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन। तो लिविंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिसिटी उसमें एक पॉइंट है, जो पैरामीटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट है। मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया, क्या है? जानिए भाई, आसान भी नहीं है इतना समीक्षा अधिकारी बनना या पीसीएस में कोई भी अधिकारी बनना। बच्चों को टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण। क्या स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा? स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी? आयुष्मान कार्ड, क्या है आयुष्मान भारत योजना? गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, असाध्य रोग से यदि कोई ग्रसित है। समग्र शिक्षा, निपुण भारत, निष्ठा, ये शिक्षा के प्रोग्राम तो हैं। क्या इन्होंने शिक्षा के जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ाया? एयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ा, अटेंडेंस बढ़ी। तो जब ये चीजें बढ़ी तो क्या बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? फिर वही चीज है, अदम गुंडवी जी कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। हो सकता है लेकिन पूरी तरीके सही नहीं है। जब ये चीजें होंगी तब निश्चित है जीवन स्तर उठेगा। शिक्षा में सुधार हुआ है,
स्वास्थ्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ी हैं, यद्यपि वह कोविड से के टाइम और कुछ उससे पहले के भी आंकड़े, क्योंकि 19 से 21 का है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण डाटा है जिसको देखना जरूरी है। ये कहता है, जब डीटी लकड़ा वाला समिति की जहां पर हम लोग बात कर रहे थे 89 में आई थी, तो उसने एक काम और किया था। उसने कहा था कि देखिए गरीबी को आप किसी भी वे में मापें, लेकिन गरीबी, शहरी गरीबी अलग होगी शहरी लोगों की, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की गरीबी अलग होगी। मतलब उनके लिए आप अलग सुविधाएं होंगी, अलग आय का जो है वह, मतलब जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे क्या पंजाब में जितनी चीजें हैं वहां पर जो रेट की हाइक है, महंगाई है, वह किसी अन्य राज्य में हो सकता है कम हो, पूर्वोत्तर में कम हो सकती है, या जो पहाड़ी क्षेत्रों पर महंगाई होगी मैदानी क्षेत्रों में कम होगी। तो इसलिए उसने कहा कि देखिए अलग अलग राज्यों के लिए और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय में अंतर होता है महंगाई के अंतर की वजह से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, अभी हमारे यहाँ क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई, गरीबी, बहुआयामी गरीबी ज्यादा है। क्यों है? शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जीवन स्तर के मतलब नहीं है, मतलब उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मुहैया है जितनी शहर के अपेक्षा। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत गरीबी थी, 32.59%। कितनी कम होकर के रह गई, 19.28%। अब देश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत गरीब हैं, 19.28%। आंकड़ा दोनों याद रखने हैं। शहरी क्षेत्र में 8.65% थे और घट करके कितने हो गए, रह गए 5.27%। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न के रूप में ले लेते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि तो प्रश्न के रूप में है कि सर्वाधिक 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, किस राज्य से? किस राज्य के सबसे ज्यादा, प्रश्न सीधे पूछ लेगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग, प्रतिशत के रूप में नहीं, संख्या के रूप में गरीबी से बाहर निकले। कितने? 3.43 करोड़ लोग। कहां से निकले? कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश से। देखिए जहां पर संख्या की बात आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, जाहिर सी बात है ज्यादातर उत्तर प्रदेश बन जाता है। वहां पर हर चीज में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, फार्मूला मत समझ लेना, समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन के रूप में है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे तेज गिरावट, प्रतिशत की बात हो रही है, गरीबी कितनी थी? 51.89%, 51.89% लोग गरीब थे, घट करके हो गए हैं 33.76%, 33.76%। इतने बचे हैं, इतने प्रतिशत से इतने, किस राज्य में यह गिरावट हुई है, मतलब प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा कमी कहां पर आई है? बिहार में। अगर प्रतिशत में पूछ लेगा तो बिहार में। उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा गरीब लोग कम हुई है संख्या में, तो वहां पर जो गरीबी थी उत्तर प्रदेश में वो 37.68% थी, जो कि घट करके अब 22.93% रह गई है। यह भी आंकड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा, आरओ यूपी का है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रश्न जब मैं यूपी स्पेशल बताऊंगा वहां पर इनको सम्मिलित कर लूंगा, कुछ अन्य भी डाटा। लेकिन यहां पर जो बातें बताई गई है बेहद महत्वपूर्ण है। आपको मैंने सोचा कि सिर्फ करंट ना बता करके कुछ जीएस भी बताते चलते हैं, तो इसलिए चीजें आपको डिटेल में बताई। और
मेंस देखने वाले लाभान्वित होंगे। एक चीज और जो एक प्रश्न के रूप में समझ लीजिए या कुछ भी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है? यह प्रश्न आता है। मैं डायमेंशंस बताता रहता हूं कि किस आपकी सोच का दायरा बढ़ना चाहिए, कि प्रश्न सिर्फ इतने नहीं है कि 2 आंकड़े आपने याद कर लिए, आप पे डायमेंशन समझिए कि कहां से प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न बनता है। देखिए, जब मैं रणनीति वाले वीडियो में जिस चीज की बात कर रहा था कि मैं आपको यही तो बताने आया हूं, आप पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे, कितने घंटे पढ़ लेंगे। कई बार आज 2-4 लोग मिले तो पूछ रहे थे सर मैं कितने घंटे पढ़ लूं, तो मैं घंटे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से जरूर पड़ेगा कि आप क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो वो चीज है कि आप डायमेंशंस को समझिए। तो बता देता हूं आपको, हमारा महाराजगंज जिला जो है, महाराजगंज जिला सबसे ज्यादा कमी गरीबी में यहां पर आई है। कम से कम आपको 5 जनपद याद होने चाहिए। चलिए 4 मैं नाम बता दे रहा हूं। महाराजगंज है, दूसरे नंबर पर गोंडा है, उसके बाद बलरामपुर है, उसके बाद कौशाम्बी है। जब इन जनपदों के मैं नाम बता रहा हूं, अगर किसी भी 75 जनपद में से किसी का नाम आता है तो आप लोकेट करने की स्थिति में होने चाहिए कि मैं मैप पर उंगली रख दूंगा, यहां पर ये जनपद है, या दिमाग में मैप आ जाना चाहिए। 5वां कौन सा जिला है? उत्सुकता है बताने की, बताएंगे नहीं? चलिए ठीक है, इस चीज को पूरा मैं समझता हूं कि एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक लगभग में पूरा है। गरीबी पर कोई सेपरेट वीडियो में उस समय करूंगा जब मैं जीएस इकोनॉमिक्स बताऊंगा। लेकिन आप लोग इतनी जितनी बातें बताई गई हैं महत्वपूर्ण है, आप उसको नोट करेंगे, प्रश्न के रूप में तैयार करेंगे। जब मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, प्रश्न पूछूंगा, वहां से जीएस भी हो सकता है। तो ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।